स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का ये जो विज्ञान जो प्री बोर्ड पेपर हुआ 824 BARA कोड है यूपी बोर्ड, ये प्री बोर्ड पेपर यहाँ पर देख पा रहे हैं। और समय दिया गया है और पूर्णांक 70 अंक का और शुरुआती ये निर्देशन दिया गया है। अब खंड अ ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। दो दर्पण M1 और M2 की फोकस दूरी क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक है। एक का धनात्मक है, दूसरे का ऋणात्मक। कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त होता है? देखिए, जो वाहनों के हेडलाइट में दर्पण प्रयुक्त किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है, यानी कि ये M2 को डिनोट करता है, अर्थात जो विकल्प बी है इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए अगला, दो लेंस P और Q जिनकी शक्ति क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक है, ये धनात्मक है और Q क्या है? ऋणात्मक है। कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए उपचार हेतु प्रयुक्त होगा? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं जो कि ऋणात्मक होता है, यानी कि ये Q को व्यक्त कर रहा है, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से न्यूनतम विचलन दशा में गुजरता है। यदि आपतन कोण तथा निर्गत कोण का अनुपात यक्स हो, जब अनुपात यक्स होता है तो इस कंडीशन में आपतन और ये निर्गत कोण के लिए जो अनुपात की वैल्यू होती है सी वाली, यानी कि 1 के बराबर होता है। सी विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 था। जाइए, विद्युत बल्ब तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, तो आवेश का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारे सामने धारा आई की वैल्यू दिया है 0.5 और टाइम जो है 10 मिनट, यानी कि 60 का गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा, मिनट को सेकंड में बदलेंगे 600 सेकंड हो जाएगा। अब Q बराबर होता है IT। अब हम जब 0.5 गुणित 600 करते हैं तो टोटल वैल्यू हमारा 300 कूलाम आता है, यानी कि ये बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि विद्युत परिपथ में X1, X2, X3 क्रमशः धारा विभवांतर प्रतिरोध, तो X1 हमारा धारा हो गया, X2 विभवांतर हो गया और X3 प्रतिरोध हो गया। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम यही कहता है V बराबर IR, V बराबर IR, यानी विभवांतर X2 माना गया है और I, देखें I को X1 गुणित R को X3। अब देख सकते हैं कि X1 और X3 कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? X2 बराबर X1 इंटू X3, अर्थात A C वाला विकल्प, दरअसल ये B वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 6वां क्या आया था? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर कोड कैसा होता है? उदासीन तार का कलर कोड हमारा काला होता है, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। और नीचे एक चित्र भी दिया गया है और चुंबकीय क्षेत्र बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और कागज के तल में है तथा एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र बी के इधर लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल होगा इस कंडीशन में फ्लेमिंग के जब हम बाएं हाथ का रूल अपनाते हैं तो ये हमारा बाईं ओर चला जाता है, ए वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। अब खंड अ का उपभाग 2 यहाँ पर जो कि केमिस्ट्री पर आधारित है, जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके Zn जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें से ए वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया माने अपचय अपचय अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। इसमें जो जिंक ऑक्साइड है यहाँ से ऑक्सीजन टूट रहा है, कार्बन जैसे ही इससे रिएक्ट किया ऑक्सीजन का हटना, यानी कि ये अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और ऑक्सीजन इस यहाँ पर जिंक से ऑक्सीजन हटा लेकिन कार्बन से जुड़ा, यानी कि एक बार कार्बन से जुड़ रहा है, यानी कि जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ा माने ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और यहाँ पे 9th क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइपोफॉस्फेट एक उदाहरण है, ये तो एक अम्लीय लवण का उदाहरण है। प्रश्न 10वां, निम्न में कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों की तरह
कार्य करता है। तो इसमें जो एल्यूमिना होता है ना Al2O3, ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेवियर करता है। प्रश्न 11 देखें, ब्यूटेनोन 2 का संरचना सूत्र क्या होगा। ब्यूटेनोन 2 चारों विकल्प में हम देख रहे हैं कि कीटोन ग्रुप यहाँ पे पहले वाले विकल्प में लगा है, यही तो है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12वां चेक करिएगा, एसिटिलीन का IUPAC नाम। जब एसिटिलीन की फार्मूला लिखते हैं, सूत्र लेते हैं, C2H2 होता है। इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देख पाते हैं कि किस प्रकार से हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है सिंगल बॉन्ड द्वारा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, इसको बोलते हैं एल्काइन ग्रुप यानी एथाइन। तो इसका IUPAC नाम एथाइन होगा क्योंकि कार्बन 2 है यहाँ पे। अब कोई तत्व X है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है। परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है, कैल्शियम का। कैल्शियम अपने आप में एक धातु है, तो C वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब खंड अ का उपभाग 3 देखेंगे, सेक्शन 3, जो कि बायो पर है। मानव हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को कौन रोकता है। जो वाल्व होते हैं हृदय में, जो वाल्व होते हैं ये जो है ना इस प्रवाह को रोकते हैं। डी वाला राइट है। पौधों में प्रकाश का अवशोषण कौन करता है। पौधों में प्रकाश का अवशोषण हरित लवक करता है। देखिए 16वां, पाइरुवेट अणु में कितने कार्बन बनते हैं। तो वहाँ पे 3 कार्बन बनाए जाते हैं। सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आनुवांशिकी के जनक कौन है। ग्रेगर चार्ल्स मेंडल जी हैं आनुवांशिकी के जनक, बी वाला राइट है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, ए वाला ही आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, बिल्कुल शरीर को संतुलित बनाने के लिए। उपरोक्त सभी डी वाला विकल्प हमारा राइट होगा। और 20वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है। मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, जो कि मास्टर ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, सभी ग्रंथियों पर कंट्रोलिंग होता है। अब ये देखिए यहाँ से वर्णनात्मक क्वेश्चन है, फिजिक्स का है। एक 5 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु होगी, 40 सेमी वक्रता त्रिज्या r की वैल्यू दिया है। यहाँ पे अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर रखा गया है। वो जो वस्तु है 5 सेंटीमीटर आकार की। तो हमें क्या बताना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। दर्पण है, दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण के ध्रुव और पर्दे की दूरी जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस लेंस के लिए, इस दर्पण के लिए जो कि अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या की वैल्यू जो 40 सेमी है, चूँकि इधर होगा वक्रता त्रिज्या है तो ये भी निगेटिव में होगा, वस्तु की दूरी भी निगेटिव में होगी जो कि 30 दिया है और r की वैल्यू 40 है। तो f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है, हम जानते हैं। तो 40 का आधा करिएगा तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा फोकस दूरी। इसके बाद हमें ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी पूछा जा रहा है। तो दर्पण के लिए 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। अब इसी में हम सिंपली सब मान रख देते हैं। f का मान हमारे पास दिया गया है, निगेटिव में कैलकुलेट हल किए हैं, और u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया है, ये भी निगेटिव में होगा। और वस्तु ये प्रतिबिंब की जो दूरी है ये पूछा जा रहा है। जब हल करेंगे तो हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख पूछा जा रहा है, जो कि अलग अलग स्थितियों पर बनता है, इसको आपको देखना है। दूसरे का फर्स्ट है, किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकल लेंस प्रयुक्त हो। द्विफोकल लेंस मतलब कि यह इस प्रकार के ऐसे लेंस होते हैं जिसमें निकट दृष्टि दोष का भी निवारण होगा और दूर दृष्टि दोष, दोनों जो है उसी में लेंस लगा दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोध, R की वैल्यू 5 ओम है और यहाँ पे जो है प्रति सेकेंड 250 जूल ऊष्मा होता है ना, पावर भी दिया है यहाँ पे। तो प्रतिरोधक के लिए गणना कीजिए, यानी कि प्रतिरोध पूछ रहा है, प्रवाहित धारा और सिरे के बीच विभवांतर पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो पावर होता है वो शक्ति P बराबर I² R के होता है। अब हमें P की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है और I की वैल्यू पूछा जा रहा है। R प्रतिरोध 5 ओम दिया है और इस आधार से हम जब इस सूत्र को रखते हैं तो I की वैल्यू वर्गमूल निकाल करके इसका निकाल लेते हैं, 7.07 आता है एम्पियर। और V
की वैल्यू पूछा जा रहा है। विभवांतर V बराबर आई आर होता है। आई की वैल्यू निकाल चुके हैं, आर की वैल्यू 5 दिया है, 35.35 वोल्ट आएगा। विद्युत ऊर्जा का SI तथा व्यवहारिक मात्रक पूछ रहा है, जो दोनों में सम्मत। तो विद्युत ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है जूल होता है, और जो व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। और दोनों के बीच जो संबंध होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अब इसका दूसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करती है, और इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त किया जाता है। तो धारावाही चालक के समीप जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह जो है दूरी पर निर्भर करता है, धारा के परिमाण I पर निर्भर करता है, और चालक की जो दूरी R होती है जो कि जिसके की व्युत्क्रमानुपाती होता है R पर निर्भर करता है। और इसकी दिशा ज्ञात करने के हम लोग दाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते हैं। अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं चौथे का फर्स्ट, जो कि 2.5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है जिसकी क्षमता यहाँ पर डायप्टर में दिया है 10 डायप्टर, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है। वस्तु का प्रकाशिक केंद्र की दूरी यहाँ पे वस्तु की दूरी यहाँ पर दे रखा है। वस्तु के प्रतिबिंब के लिए ज्ञात कीजिए प्रकृति, वस्तु के प्रतिबिंब के लिए उसकी प्रकृति, स्थिति, आकार और आवर्धन, यम की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता यदि दिया है तो उसी का सूत्र रखिए। लेंस की क्षमता P बराबर 100/f होता है। इससे हमारी फोकस दूरी निकल पाई है। वो 10 दिया है लेंस की क्षमता, तिरिया गुणा करेंगे f की वैल्यू 10 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v - 1/u, ये लेंस के लिए होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे सामने दिया गया है उसका मान रखते हैं। तो हमें v की वैल्यू तो पूछा जा रहा है, एक f की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे f की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, और u वस्तु की दूरी भी निगेटिव में होगा क्योंकि वस्तु इस तरफ होगी, उस दर्पण के सामने होगी। तो अब इसमें हम मान रखते हैं तो v की वैल्यू हमें 30 सेंटीमीटर निकल आती है, जो कि धनात्मक आता है। जो धनात्मक है यानी कि लेंस के दाहिनी ओर बनेगा और वास्तविक बनेगा। और आवर्धन के लिए m बराबर v/u बराबर I/u, I/o। I क्या है, जो है प्रतिबिंब की लंबाई है, और O क्या है, वस्तु ऑब्जेक्ट की लंबाई है। अब इसमें हम मान I की वैल्यू 30 है और O का -15 हो जाएगा। तो ये जब हम हल करते हैं तो हमारे सामने -2 आ जाता है, जो कि निगेटिव में है, अर्थात ये हमें उल्टा बनता हुआ नजर आएगा। m बराबर I/o जब इस फार्मूले में रखते हैं तो हमें प्रतिबिंब की भी यहाँ पे लंबाई -5 प्राप्त हो जाती है, जो कि उल्टा और बड़ा बनेगा। यहाँ पे चौथा का दूसरा, घरेलू परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित युक्तियों के महत्व क्या होते हैं। फ्यूज तार और भू संपर्कन तार। फ्यूज तार, देखिए फ्यूज तार क्या होता है, इसलिए कि जब ओवरलोड पड़ता है या शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है तो उस समय बहुत ज़्यादा धारा न बने, इसलिए धारा को कंट्रोल करने के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। और भू संपर्कन तार होता है जो कि भूमि से सीधे कंसल्ट किया जाता है। कभी कदार क्या होता है कि कोई भी उपकरण में करंट जब फ्लो होने लगता है तो ये जो भू संपर्कन तार नीचे ज़मीन में धारा को भेज करके वहाँ पे कंट्रोल कर देता है किसी खतरे को या फिर तमाम तेज़ी से प्रवाहित होने वाले करंट को। अथवा यहाँ पर घरेलू परिपथ में प्रयुक्त 3 तारों के नाम, कार्य, जिनके रोधन आवरण का रंग निम्नलिखित। एक लाल तार होता है, काला होता है, हरा। ये जो लाल तार होता है ये मुख्य आपूर्ति को दर्शाता है, जो कि विद्युत धारा का वहन करता है। और ये जो काला तार होता है यह उदासीन तार होता है, जो कि परिपथ को पूर्ण करता है और धारा को उसके स्रोतों तक वापस करने में मदद करता है। ये जो हरा तार होता है ये भूमि से कंसल्ट होता है, जो सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब इसके तीसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, और ए है और ये देखिए बी है और यहाँ सी है, और ए और सी के बीच परिणामी प्रतिरोध तथा परिपथ में प्रवाहित धारा, टोटल परिणामी प्रतिरोध पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इस चित्र को देखने से ये प्रदर्शित हो रहा है कि यहाँ पे 5 ओम ओ है, ये बी ओ के बीच 5 ओम, और यहाँ पे 2.5 और ये 5, ये 5 ओम। अब यहाँ पे भी 5 ओम। यदि हम यहाँ से ये ओ और बी को खोल देते हैं,
सीधा ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं तो 5 ओम ये यहाँ पे और ये भी 5 ओम यहाँ पे बनता हुआ ये श्रेणी क्रम में नज़र आएगा, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 10 ओम हो जाएगा। अब फिर इस 2.5 और इस 10 ओम को हम जो है समांतर क्रम में जब सूत्र लगाएंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 से, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम ये करेंगे जब इसको फैलाएंगे तो ये वाला और ये दोनों हमारा श्रेणी क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। 5 ओम और 5 ओम दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 ओम आएगा। अब इसके बाद ये वाला 10 ओम टोटल और ये 2.5 ये हमारा समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास इस R1 की वैल्यू टोटल 2 ओम आती है। अब ये टोटल 2 ओम और यहाँ वाला 5 ओम दिख रहा है ना, ये हमारा एक बार पुनः श्रेणी क्रम में हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 ओम आ जाएगा। इस तरह से इसका प्रतिरोध मालूम हो जाएगा। फिर विभवांतर धारा I पूछ रहा है तो V बराबर IR का फार्मूला लगाते हैं। तो V की वैल्यू यहाँ पे 10 है और हाँ I की वैल्यू पूछा जा रहा है। R की वैल्यू अभी हमने निकाला 7 ओम, I की वैल्यू यहाँ पे 10 में 7 का भाग दे करके निकाल लेते हैं। अब खंड ब का उपभाग 2 जो कि केमिस्ट्री से है, अब ये अभिक्रिया दिया गया, इसको पूर्ण करना है। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर रही है और क्या बनाएगी। जब एसिटिक एसिड की सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो हमारे पास सोडियम एसिटेट बनता है प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और उसी तरह से इस अभिक्रिया को देखें, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या बनेगा, एथिलीन बनेगा प्लस वाटर। देखें इस वाले अभिक्रिया में जब एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा CH3COONA सोडियम एसिटेट प्लस H2O बन जाएगा यहाँ से और प्लस CO2, हमारे पास एक ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा, H2O के साथ जाएगा तो CO2 प्राप्त हो जाएगा। अब ये अभिक्रिया क्या बनाता है, चूँकि हमारे पास एथिल एल्कोहल है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इस अभिक्रिया को करवाएगा तो यहाँ से C2H4 एथिलीन बनेगा प्लस वाटर। अब इस अभिक्रिया में देखिए लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2PbO बन जाएगा, 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस यहाँ पे 2 और 2 2 2 2 दूनी 4 नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, यानी कि 4NO कर दीजिए, 4NO2 प्लस O2 बन जाएगा जब इसको संतुलित करेंगे तो। अब ये तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट बन जाएगा CaCO3 सॉलिड अवस्था में प्लस वाटर बन जाएगा। विरंजक चूर्ण के निर्माण की कोई एक विधि और समीकरण बन। देखिए विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसको कहा जाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो ये COOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यही हमारा विरंजक चूर्ण होता है प्लस हमें क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 लगा है तो एक ऑक्सीजन इसका बचा है और H2 है ये है। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाया जा रहा है। यहाँ पे Na2 लगा है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए तभी ये संतुलित हो पाएगा। तो H2SO4 Na2SO4 प्लस क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 यहाँ से गुणा करेंगे, 2 यहाँ से 2 2 4 तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। दूसरा देखिए नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है प्लस H2O बनाता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 का गुणा अंदर करेंगे 2 है, मतलब इसको जब संतुलित करने जाएंगे तो 2HNO3 यहाँ कर दीजिए। इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट प्लस यहाँ पे 2H2O हो जाएगा। क्योंकि जब हाइड्रोजन को देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक, ये और छठवां का जो बी था यहाँ पे छूटा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाट हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि टूट फूट जब हड्डियाँ हो जाती हैं तो उसको सही अवस्था में लाने के लिए
प्लास्टर करने का कार्य किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से तमाम खिलौने, मूर्तियाँ, सजावटी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। इसका अगला क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसका उपयोग बताना। देखिए, एक होता है मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभवों के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों की एक श्रेणी बन जाती है, तत्वों की एक श्रेणी प्राप्त होती है। इसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि उससे धातुओं की अभिक्रियाशीलता का पता चलता है और ये भी ज्ञात किया जाता है कि कौन सी धातु किसको उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। साबुनीकरण क्या है? देखिए, क्या होता है कि जब वनस्पति तेल या घी या वसा पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसी क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो उससे हमें साबुन बनता है और इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है साबुनीकरण कहलाती है। अब यहाँ पे हमें IUPAC नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहा है CH3 CH2 CHO 1 2 3 यानी कि प्रोपेनल है, अल ग्रुप लगा है CHO प्रोपेनल। और दूसरा देखेंगे तो CH3 CH2 C डबल ओइक ग्रुप यहाँ पे लगा है, 1 2 3 प्रोपेनोइक अम्ल है ये। और तीसरा देखेंगे तो 1 2 3 तो है प्रोपेन, यहाँ पे ऑल लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। चौथा देखेंगे CH3 CH2 C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आइन ग्रुप लगा आइन तो 1 2 3 ब्यूट वन आइन हो जाएगा। अगला है उदासीनीकरण की अभिक्रिया से क्या समझते हैं। देखिए, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो जल और लवण बनता है, यही हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जब हम HCl रिएक्ट विथ किसी क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा NaCl प्लस वाटर। अब खंड ब का ये उपभाग तीसरा जो कि बायोलॉजी का है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, प्रकाश संश्लेषण हम लोग जानते हैं कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होता है उसको सोख करके और जल की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। 6CO2 रिएक्ट विथ 6H2 मेकिंग इट ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 जिसको हम आप लेते हैं। अगला है मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से। परिवहन तंत्र के घटक, इन घटकों का काम क्या है। देखिए, मानव में जो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट जो है घटक जो होते हैं वो हृदय है, रक्त वाहिकाएँ हैं। हृदय जो कि पंपिंग का काम करता है और हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाता है। और दूसरा जो घटक होता है वो हमारा रक्त होता है। रक्त एक जो है तरल संयोजी ऊतक होता है जिसके माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या पोषक तत्व या हार्मोन चाहे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आवश्यक अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। और जिन अंगों से पहुंचाए जाते हैं वो हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो धमनी होती हैं, शिरा होती हैं और केशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पुष्प की अनुदैर्ध्यकार नामांकित चित्र बनाना है। तो ये देखना है आपको, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक हमारे छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं, कवक हैं, ये होते हैं जो हमारे वातावरण में, परितंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसी भी सड़ी गली वस्तु को या मृत्यु पौधे या जीव उसको सड़ा गला करके धरती में मिला देते हैं, यानी कि धरती की, वातावरण की सफाई करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा देते हैं। अगला है उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक क्या है, जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं यानी स्वपोषी होते हैं, जैसे हरे पौधे, कुछ नील हरित जो शैवाल होती है वो। और उपभोक्ता क्या है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये परपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे हम मानव या जीव जंतु हैं। अगला प्रभाविकता का नियम मेंडल ने दिया था, जिसमें कि दो अलग अलग प्रकार के लक्षणों के बीच उन्होंने जब क्रॉस करवाया यानी संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में कुछ लक्षण दिखाई दिए जिसको उन्होंने प्रभाविकता का नियम बोला। कुछ लक्षण दिखाई नहीं दिए थे, जैसे लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया तो F1 जो पहली पीढ़ी होती है उसमें लंबे पौधे दिखाई देते हैं जो प्रभावी होते हैं।